इससे पहले उन दोनों की बहस शुरू हो विधि ने मामले को संभाल लिया। आज दोनों रिलैक्स सो जाइए। झगड़ा किस बात का? शिखा तो बस यूं ही कह रही हैं। विधि ने आंखों के इशारे से शिखा को शांत रहने के लिए कहा तो वो चुप हो गई। वैसे आज का डिनर किसने प्लान किया है? दक्ष के इस सवाल का जवाब शिखा ने दिया। आज का डिनर विधि ने प्लान किया है। कल वो कोरिया जा रही हैं पूरे 5 सालों के लिए, इसलिए आज ये ट्रीट दी हैं। कोरिया जॉब के लिए जा रही हो? दक्ष ने पूछा तो विधि ने हाँ में गर्दन हिलाई। दक्ष आगे बोला, अच्छी बात है, लाइफ में और तरक्की करो। हमारी बेस्ट विशेज तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। मैं पहले कभी भी ट्रिप पर जाती थी तो अक्सर शिखा का ख्याल रहता। इस बार उसकी चिंता नहीं है, मुझे आप हैं न उसका ध्यान रखने के लिए, विधि ने कहा तो शिखा बोली, लेकिन मुझे तो तुम्हारी चिंता है ना। तुम्हें बहरहाल अब शादी कर लेनी चाहिए। साथ में एक पार्टनर होगा तो मैं भी तुम्हारी तरफ से टेंशन फ्री हो जाऊंगी। विधि उसकी बातें सुन मुस्कुरा दी। दक्ष ने कहा, आइडिया बुरा नहीं है, तुम ब्लाइंड डेट पर जा सकती हो और अगर किसी से प्यार है तो वो भी हमें बता सकती हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा किसी से कोई लव अफेयर नहीं है। एंड थैंक यू सो मच इस खूबसूरत से आइडिया के लिए। मैं ब्लाइंड डेट पर जरूर जाऊंगी। विधि का जवाब सुन शिखा और दक्ष दोनों मुस्कुरा दिया। शिव सिद्धि को लेकर होटल पहुंचा। सिद्धि मन ही मन खुद से बोली, बिजनेस मीटिंग में कोई ऐसी ड्रेस पहनकर जाता है, क्या लग रहा है जैसे किसी की एनिवर्सरी पार्टी में जा रही हूँ। शिव ने मुड़कर सिद्धि की ओर देखा जो कि धीरे धीरे चल रही थी। मैं मदद करूँ? शिव ने मुस्कुराकर कहानी। सिद्धि ने नमे सिर हिला दिया। अब क्या वो खुद से चल भी नहीं सकती थी। जगह बेहद ही खूबसूरत सिलेक्ट की थी उसने, म्यूजिक भी काफी खूबसूरत था। सिद्धि शिव के पीछे पीछे चल रही थी। शिव ने अपने साथ चल रहे गार्ड्स को रुकने के लिए कह दिया और सिद्धि को बात लेकर आगे बढ़ गया। अचानक ही शिव सिद्धि के रास्ते से साइड हट गया। आगे का दृश्य सचमुच सिद्धि को आश्चर्य करने वाला था। सिद्धि के सामने अब एक खूबसूरत सा नजारा था। सॉरी लाइटिंग की गई थी। ढेर सारे फूलों का गुलदस्ता रखा था। सिद्धि के कदम अपने आप ही आगे बढ़ गए। शिव बस दूर खड़ा होकर उसे देख रहा था। सिद्धि की नजर सामने लगी तस्वीरों पर गई। शिव के साथ उसकी कई सारी तस्वीरें थीं। ये तस्वीरें कब ली गई उसे पता भी नहीं चला। शिव मन ही मन खुद से बोला, आई होप तुम्हें चीजें पसंद आएगी। कोशिश तो की है पर कह नहीं सकता तुम्हें कैसा लगेगा। सिद्धि समझ नहीं पा रही थी यहाँ क्या हो रहा है। ये कोई बिजनेस मीटिंग नहीं थी। यहाँ तो उनके अलावा कोई भी नहीं था। सिद्धि ने मुड़कर पीछे देखा। आपने तो कहा था ये कोई बिजनेस मीटिंग है, पर यहाँ तो। सिद्धि ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। शिव अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, ये हमारी डेट है। शादी के बाद डेट पर जाना थोड़ा अजीबोगरीब है ना। सिद्धि आगे कुछ बोल नहीं पाई। उसकी नज़र टेबल पर रखे टेडी पर गई। उसके साथ ही एक कार्ड भी रखा था। सिद्धि ने उस कार्ड को खोला। बहुत वक्त से कहना चाहता था, लेकिन सच पूछो तो मेरे ईगो ने मुझे कभी कहने हूँ नहीं दिया। सच्ची मोहब्बत सब कुछ बदल कर रख देती है, जैसे कि तुमने मुझे बदल दिया है। आई लव यू सिद्धि। सिद्धि की सांसें गहरी हो गई। जिस बात का डर था वही हुआ। उसे अंदाजा हो गया था शिव के दिल में उसके लिए क्या है। अब उसने शब्दों के जरिए जाहिर भी कर दिया। शिव उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उस कार्ड में लिखी एक एक बात सच है सिद्धि। मेरे दिल में जो फीलिंग्स हैं वो क्लियर हैं। न कोई नफरत, नहीं कोई बंदिशें। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। सिद्धि चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। शिव ने उसका हाथ थामा और उसे स्विमिंग पूल के पास ले आया। पूल में हर जगह कमल के फूल थे और तैरते हुए कैंडल जो हर तरफ रोशनी कर रहे थे। शिव ने ऊपर देखने का इशारा किया। आसमान बिल्कुल साफ था और अब आतिशबाजी का शोर। सिद्धि ने उसमें खुद की नाम भी पढ़ा। ये सब उसे चुभ रहा था। रिजवान ने कार के पिछली सीट पर एक कैरी बैग देखा। वो गाड़ी से बाहर निकला, किसी से फोन पर बात कर रहा था। रिजवान ने उसके फोन रखने का इंतजार किया। उसके फोन रखते ही रिजवान ने पूछा, बैक सीट पर कैरी बैग रखा है क्या? अरे नहीं, ये तो सर का गिफ्ट है। मैं इसे कैसे रखना भूल गया।
इवांस ने जब वो कैरी बैग उठाया तो उसकी जेब में रखा पेन नीचे गिर गया। उसे उठाने के लिए उसे झुकना पड़ा। पेन के साथ साथ उसे एक लिफाफा भी मिला। इवांस ने जब उसे खोलकर देखा तो पता चला ये डॉक्टर की रिपोर्ट थी। रिजवान ने पूछा, क्या पढ़ रहे हैं आप? ये तो गुड न्यूज है। कमाल की बात है, इसके बारे में चीफ ने कभी कुछ नहीं बताया। कैसी गुड न्यूज? रिजवान ने फिर पूछा। इवांस गाड़ी से बाहर निकला और रिजवान के गले लग गया। रिजवान समझ नहीं पा रहा था खुशी किस बात की है। गुड न्यूज है, मैडम और चीफ पेरेंट्स बनने वाले हैं। समझ नहीं आ रहा ये रिपोर्ट्स यहाँ क्यों पड़ी थी। वेट करो, मैं सर का गिफ्ट उन्हें देकर आता हूँ। ये बोल इवांस अंदर चला गया। रिजवान गाड़ी से टिककर खड़ा हो गया। कल मैडम हॉस्पिटल गई थी। हो सकता है तभी उन्हें ये न्यूज़ मिली हो। अजीब बात है, घर में ये खबर मिलती तो पार्टी की अरेंजमेंट्स की जाती, पर किसी तरह का कोई शोर नहीं। इवांस जब अंदर आया तो कुछ सोचकर रुक गया। मुझे चीफ को कॉल करके यहाँ बुलाना चाहिए, उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा। इवांस ने शिव को कॉल लगाया। शिव इस वक्त किसी का भी कॉल रिसीव नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बिना देखे ही कॉल कट कर दिया। इवांस का मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या, चीफ ने तो कॉल ही नहीं उठाया। अरे उनका सरप्राइज गिफ्ट तो मेरे पास है। इवांस ने फिर से उसे कॉल लगाया। शिव ने अब की बार फोन उठा लिया। वो साइड में चला आया। तारांकन, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैंने कहा था न मुझे आज कोई परेशान नहीं करेगा। चीफ, मैं कहाँ परेशान करना चाहता हूँ। आपका सरप्राइज गिफ्ट गाड़ी में रह गया था, बस वो देने आया हूँ। जल्दी से आकर ले लीजिए, फिर मैं चला जाऊंगा। शिव सिद्धि को वहां छोड़कर इवांस के पास चला आया। इवांस के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसने गिफ्ट बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, चीफ आप तो छुपे रुस्तम निकले। इतनी बड़ी गुड न्यूज आपने हमसे क्यों छिपाई? कांग्रेचुलेशन। शिव को समझ नहीं आया आखिर वो किस चीज की बधाइयां दे रहा था। तुम कहना क्या चाहते हो चीफ? अब तो मत छिपाइए ना। मैं तो वही कह रहा हूँ जो इस रिपोर्ट्स में लिखा है। इवांस ने जब शिव की ओर डॉक्टर की रिपोर्ट बढ़ाई तो शिव कुछ समझ नहीं पाया। रिपोर्ट्स पढ़ते ही शिव को झटका सा लगा। उसे समझ नहीं आया आखिर वो जो पढ़ रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। ये सिद्धि की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। ताज्जुब की बात थी, सिद्धि ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और ये सब पॉसिबल कैसे हो सकता है। इवांस बोला, चीफ मैं तो कहता हूँ बच्चों का नाम अभी से सोचना शुरू कर दीजिए, लड़का या फिर लड़की। चुप हो जाओ। शिव के ये कहते ही इवांस शांत हो गया। शिव ने पेपर्स फोल्ड करके अपनी कोट की पॉकेट में रख लिया। फिलहाल तुम जाओ यहाँ से और ये बात अपने तक ही रखना। शिव के चेहरे पर खुशी के कोई भाव नहीं थे। इवांस ने पूछा, चीफ आर यू ऑल राइट? फिलहाल जाओ यहाँ से, शिव ने कहा। इवांस ने आगे कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। शिव के लिए तो सारी दुनिया एक पल के लिए रुक सी गई। उसने जो कुछ पढ़ा उस पर अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। प्रेग्नेंट, हाउ इट कैन बी पॉसिबल? शिव ने माथे पर हाथ रख लिया। शिव वापस सिद्धि के पास लौट आया। सिद्धि टेबल के पास रखे तोहफे को देख रही थी, मानो शिव ने बहुत मेहनत की हो। सिद्धि एक बार फिर शिव ने उसका नाम पुकारा। सिद्धि को डर लग रहा था उसके कन्फेशन का, वो क्या जवाब दे। शिव उससे प्यार करता था लेकिन वो नहीं। सिद्धि आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़ी। शिव ने कैरी बैग से एक छोटा बॉक्स निकाला। सिद्धि समझ नहीं पाई आखिर वो करना क्या चाहता था। उनसे एक खूबसूरत सी रिंग निकाली और सिद्धि की उंगलियों में पहना दिया। वो हर तरीके से सिद्धि को चौंका रहा था। इतना सब कुछ तो कभी सिद्धि ने सपने में भी नहीं सोचा था। 2 वेटर उन दोनों के लिए खाली टेबल पर डिनर सर्व करके चले गए। शिव ने सिद्धि की और मुस्कुराकर देखा, आज डिनर में सब कुछ तुम्हारी पसंद का है, साथ चलो। शिव ने जैसे ही सिद्धि का हाथ पकड़ना चाहा उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मत कीजिए ये सब। शिव ने नासमझी से उसकी ओर देखा। सिद्धि आगे बोली, मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये फूल, ये महंगे तोहफे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? इन सब की उम्मीद तुमने किसी और से लगा रखी थी क्या? शिव की तरफ से अजीबोगरीब जवाब आया। शिव उसके सामने आकर खड़ा हो गया।
मैंने तो अपने मन की बात बता दी। सिद्धि, तुम अपने मन की बात बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? मुझसे कुछ कहना चाहती हूँ, कोई बात है जो मुझे जाननी चाहिए और मुझे मालूम नहीं। शिव अपने सवालों में उसे उलझा रहा था। सिद्धि समझ नहीं पा रही थी उसे किस जवाब की उम्मीद थी उससे। शिव ने कोट की पॉकेट से डॉक्टर की रिपोर्ट निकाली और सिद्धि को दिखाते हुए कहा, जरा इसके बारे में बताओ मुझे। झूठ है न ये सब? सिद्धि की सांसें ही अटक गई। ये तो उसी की रिपोर्ट्स थी। शिव ने उसके चेहरे की बदलती रंगत देखी। शिव के अंदर इस वक्त एक आग सी लगी हुई थी। उसने फिर सवाल किया, कुछ बोल क्यों नहीं रही तुम? ये तुम्हारी सी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट है, बोलो ये सच है या नहीं? सिद्धि ने कुछ नहीं कहा, वो चुप ही रही। शिव ने पेपर्स दूर फेंके और उसकी बांह पकड़ उसे अपने करीब कर लिया। जुबान क्यों बंद है तुम्हारी? बोल क्यों नहीं रही? क्या सच है बताओ मुझे, ये कैसे मुमकिन है? जब मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया तो ये बच्चा किसका है? किसका पाप लेकर घूम रही हो तुम? सिद्धि ने आश्चर्य भरी नजरें शिव पर डाली। ये कैसा मजाक कर रही थी जिंदगी उसके साथ? उस बच्चे का बाप उसके सामने खड़ा होकर उसे गाली दे रहा है, उससे सवाल कर रहा है आखिर ये बच्चा किसका है? उसके लिए तो डूबकर मर जाने वाली स्थिति थी। सिद्धि ने खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश की। शिव ने उसकी बांह छोड़ दी और लगभग चिल्लाते हुए बोला, अब समझ आया मुझे क्यों तुम मुझसे दूर भागती थी। मैं प्यार से पेश आता था तो क्यों तुम नफरत का सहारा लेती थी? मुझे लगा अभी भी तुम मुझसे नाराज हो। कृतिका वाले हादसे को भूल नहीं पा रही हो। मैं तो हर पल इस कोशिश में लगा रहा कि मैं कैसे तुमसे माफी मांगूं। अब समझ आया तुम्हें तो मैं पसंद ही नहीं हूँ। तुम तो किसी और को दिल में बसाकर बैठी हो और उसका पाप लेकर मेरी जिंदगी में चली आई। सिद्धि ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंसू की लकीर से गालों पर खींच गई। शिव के आंसू भी बह निकले। उसके लिए ये बात दिल तोड़ने जैसा था। उसे ये बात खाए जा रही थी, सिद्धि उसे कैसे धोखा दे सकती हैं? शिव एक बार फिर उसके करीब चला आया। चुप मत रहो सिद्धि, बताओ कौन है इसका बाप? क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ ये सब? मेरा प्यार तुम्हें कभी दिखाई नहीं दिया। तुम जानती हो मेरी किसी चीज को कोई हाथ भी लगा दे तो मैं उसे राख कर देता हूँ। अब तुम ही बताओ तुम्हारे साथ क्या करूँ? शिव की बातों ने उसे डरा कर रख दिया। क्या वो कोई चीज है जिसे शिव अपनी महंगी गाड़ी की तरफ जलाकर राख कर देगा? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, सिद्धि ने रिक्वेस्ट की। शिव गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, ऐसे कैसे छोड़ दूं तुम्हें मैं? तुम जानती हो तुमने मेरे कितने सपने तोड़े हैं। मैंने क्या क्या नहीं सोचा तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताने के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, एक खुशहाल परिवार के बारे में, लेकिन तुमने सारे सपने बिखेर दिए। तुम ही बताओ कैसे बर्दाश्त कर लूं मैं? कल को मैं भी किसी के साथ सोकर उसका बच्चा लाकर तुम्हारी गोद में रख दूं और कहूँ तुमसे पालो इसे, क्या तुम इसे बर्दाश्त कर लोगी? सिद्धि ने हैरानी से शिव की ओर देखा। शिव आगे बोला, जब तुम ऐसा नहीं कर सकती तो फिर कैसे सोच लिया कि मैं ऐसा करूँगा? किसी और के बच्चे को अपना नाम दूंगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तुम अबॉर्शन करवाओगी? सिद्धि ने नमे सिर हिलाया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। सिद्धि रो रही थी। उसने भी तो यही कोशिश की थी लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। अब शिव उसे अबॉर्शन के लिए कह रहा था। शिव ने उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने नजदीक कर लिया। तुम अगर कोई चीज होती तो पक्का तुम्हें आग लगा देता, लेकिन तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम सिर्फ मेरी हो। कान खोलकर सुन लो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। कल ही तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास जाओगी और अपना अबॉर्शन करवाओगी। खबरदार जो ये घर में किसी को भी बताइए। मैं नहीं चाहता तुम्हारी बेवफाई के किस्से हर जगह मशहूर हो। समझ आई तुम्हें बात? शिव ने झटके से उसे छोड़ दिया और अपना चेहरा फेरते हुए बोला, मुझे नफरत हो रही है तुम्हारे चेहरे से। बाहर गाड़ी खड़ी है, चुपचाप से घर चली जाओ। मैं खुद नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या कर गुजरूंगा। सिद्धि के कदम लड़खड़ाए लेकिन उसने खुद को गिरने से संभाल लिया। वो जाने लगी।
शिव अभी भी उसे नजरें फेर कर बैठा था। झूठ का एक पर्दा था दोनों के बीच। शायद सिद्धि उसके आगे सच रखती तो ये सब न होता, लेकिन ये बात भी तय थी, वो सच इन दोनों की जिंदगी बदल देता। उस वक्त भी कुछ ठीक नहीं होता। इस बात को कह पाने की हिम्मत सिद्धि में होती तो शायद वो आज तक चुप न रहती। सिद्धि होटल से बाहर निकल गई। इवांश कब का जा चुका था। रिजवान और बाकी गार्ड्स वहीं मौजूद थे। सिद्धि के आने के बाद रिजवान ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। सिद्धि जब बैठ गई तो रिजवान ने शिव का इंतजार किया, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। रिजवान ने सिद्धि से पूछा, मैडम सर कहाँ है? सिद्धि ने कुछ नहीं कहा। उसने बस न में सिर हिला दिया। रिजवान समझ नहीं पाया उसका मतलब क्या था। उसने अपना सिर पीछे सीट से टिका लिया। वो नहीं आएंगे। घर चलो जी, जैसा आप कहे। रिजवान ने सभी गार्ड्स को वहीं तैनात रहने के लिए कहा और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई। सिद्धि रो रही थी। इस बात को रिजवान नजरअंदाज कैसे कर सकता था? ये किसी की पर्सनल मैटर था, इसलिए उसने सवाल पूछना ठीक नहीं समझा। रिजवान ने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। शिव इस वक्त खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसके लिए ये सब बहुत बड़े सदमे की तरह था। किसी से दिल लगाना जितना आसान नहीं, उसके टूटने पर उसे भुला पाना भी आसान नहीं होता। शिव के ऑर्डर करने पर होटल स्टाफ 2 व्हिस्की की बोतल रखकर चले गए। उनके जाते ही शिव ने बोतल का कैप खोला और उसे मुंह से लगा लिया। खुद को तकलीफ देने की आज वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। रिजवान ने सिद्धि को घर ड्रॉप किया। वो बिना कुछ बोले अंदर चली गई। रिजवान को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसने इवांश को कॉल लगाया। हेलो सर, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ सुन रसा हूँ, बोलो, इवांश ने पूछा। कहाँ हैं इस वक्त? रिजवान के ये पूछने पर इवांश बोला, घर के लिए निकला था। अब मैं रास्ते में भी हूँ। पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैडम और सर दोनों होटल के अंदर गए थे। आपके जाने के कुछ देर बाद ही मैडम बाहर चली आई। वो अकेली आई थी, बहुत रो रही थी। मुझे घर छोड़ने के लिए कहा, इसलिए मैंने अभी अभी उन्हें विला ड्रॉप किया है। सर अभी भी होटल में है। क्या हुआ क्या नहीं हो नहीं जानता। रिजवान ने उसे पूरी बात बताई। इवांश ने तुरंत गाड़ी रोक दी। क्या मतलब है तुम्हारा? वहाँ कुछ भी ठीक नहीं होगा क्या? कहीं उन दोनों के बीच झगड़ा तो नहीं हुआ? मुझे जो समझ आया मैंने आपको बता दिया। आप वापस आ जाइए। आप बेटर तरीके से चीफ को संभाल सकते हैं। हम में से किसी के बस को बात नहीं, रिजवान ने कहा। तो इवांश बोला, हाँ क्यों नहीं, हमेशा बलि का बकरा मैं ही बनता हूँ। तुम सब बच जाते हो। इवांश गाड़ी रिवर्स लेते हुए बोला, होटल पहुँचो, मैं भी वहाँ आ रहा हूँ। इवांश के कॉल कट करते ही रिजवान गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। सिद्धि अपने कमरे में चली आई। मानो शरीर में जान ही न बची। उसे आभास था ये सच जब मी सामने आएगा शिव उसे गलत ही समझेगा। बिना सोचे समझे उसने सिद्धि को कसूरवार ठहरा दिया। सिद्धि रोती हुई वही फर्श पर बैठ गई। क्या सब मेरी ही गलती है? मेरे साथ जो कुछ हुआ सब में मेरा ही दोष है। मेरा रेप हुआ, मैं किसी को कुछ बोल नहीं पाई। उस रेपिस्ट से शादी करवा दी गई। मैं तब भी चुप रही। उसके साथ मुझे इस घर में इस कमरे में रहना पड़ रहा है। मैंने तब भी मुंह नहीं खोला। और अब ये बच्चा मैं क्या करूं इसका? इसे किसके गुनाहों की सजा दूं? वो इसे मार डालेंगे, आज नहीं तो कल वो इसे खत्म कर देंगे। मैं क्या करूं? सिद्धि समझ नहीं पा रही थी उस पल में क्या करे। उसे अपनी दुनिया खत्म होती हुई नजर आ रही थी। सिद्धि ने जाकर कबर्ड खोला और डिवोर्स केवल पेपर्स निकाले। सिद्धि उन्हें छूकर बोली, मर्द जो करे वो सही, औरत का उठाया हर एक कदम गलत ही होता है। इस झूठ की दुनिया में मैं कितने दिन सच का दामन थामकर बैठी रही। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, आपको बस मुझसे आज़ादी चाहिए। मैंने कभी आपको बांधकर नहीं रखा और नहीं अब बांधूंगी। सिद्धि ने डिवोर्स पेपर पर साइन किया और अपनी जगह वापस रख दिया। सिद्धि बड़े ही गौर से कमरे को देख रही थी। इसी कमरे में वो दुल्हन बनकर आई थी। बहुत कुछ सहा था उसने। मैं आज खुद को इस बंधन से और इस घर से आज़ाद करती हूँ। सिद्धि ने अपने आंसू पोंछे और कमरे से निकल गई। आधी रात का समय था। हर कोई हवेली में सो रहा था। इतने वक्त से सिद्धि इस घर में रह रही हूँ।
यहाँ आने जाने के हर एक रास्ते उसे मालूम थे। उसने वही रास्ता चुना जहाँ गार्ड्स की संख्या कम थी। किसी न किसी बहाने से वो बाहर आने में कामयाब हो गई। बस खतरा था कोई उसका पीछा न करे। आज सिद्धि ने अपने लिए अपनी आज़ादी चुनी थी। इवांश होटल पहुंच चुका जा उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था अंदर पहुंचकर वो शिव को ऐसी हालत में देखेगा। आज सचमुच उसने हद से ज्यादा पी ली थी। आमतौर पर उसे नहीं चती थी, लेकिन आज वो नशे में। उसने अपनी और सिद्धि के साथ वाली तस्वीरों को एक एक कर आग में जला दिया। उसके लिए लाए सभी तोहफे को उसने जमीन पर फेंक दिया था। इवांश भागकर उसके पास चला आया। चीफ, आप ठीक तो है ना? ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? तुम आ गए। बीवी से अच्छा रिश्ता तो हमारा है, कभी साथ नहीं छोड़ते। शिव ये बोल मुस्कुरा दिया। चीफ, आप नशे में हैं। आज आपने बहुत ज्यादा पी ली हैं। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इवांश ने उसका हाथ पकड़ा तो शिव ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। कौन सा घर? घर तो घर वालों से होता है और मेरा कोई घर नहीं। चीफ, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? कुछ देर पहले तो आप कितने खुश थे, अब आपने क्या हाल बना लिया है अपना? इवांश को उसकी चिंता हो रही थी। प्यार, मोहब्बत, इश्क, फरेब, धोखा, बेवफाई, ये सब तो शायरों की लिखी बातें हैं। वो तो दर्द कागज पर उकेरते हैं और हम इश्क में बीमार इंसान दर्द को दिल पर उकेरते हैं। यू नो वॉट, मैं सही था। प्यार करना हउस नहीं चाहिए, धोखा मिलता है। मैंने खुद के बनाए रूल तोड़ दिया और देखो मुझे क्या मिला। शी चीट मी। मुझे सजा देने के लिए वो इतना नीचे गिर गई। विश्वास नहीं होता, इवांश मन में बोला। चीफ तो बहकी बातें कर रहे हैं। आज से पहले इन्हें इस हाल में कभी नहीं देखा। उससे अकेले नहीं संभाला जा रहा था, इसलिए उसने रिजवान को अंत बुरा लिया। रिजवान को भी शिव को ऐसी हालत देखकर हैरानी हुई। इवांश उठकर उसके पास चला आया। मुझे तो गड़बड़ लग रही है, यहाँ कुछ न कुछ जरूर हुआ है। चीफ कुछ देर पहले कितने खुश थे और अब ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे किसी ने इनका दिल तोड़ दिया है। यार तुम तो शादीशुदा हैं। पति पत्नी के झगड़े के बाद ऐसे हालात बन जाते हैं क्या? रिजवान ने अजीब सा चेहरा बनाकर कहा। आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? अरे नहीं यार, मैं सिंगल हूँ। शादीशुदा लोगों की प्रॉब्लम मैं क्या जानूं, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। इवांश ने कहा। आप ये सब छोड़िए और ये बताइए सर को कैसे संभालेंगे? इसी सवाल की जवाब तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। अब आधी रात का वक्त है, चीफ को ऐसे घर नहीं ले जा सकते, हमें यही रोकना होगा। तुम चीफ को हैंडल करो, मैं होटल में रूम बुक करके आता हूँ। ये बोल इवांश वहां से चला गया। रिजवान कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन तभी पैरों के नीचे कुछ आ गया। रिजवान ने झुककर उसे उठाया। वो सिद्धि की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। रिजवान ने खुद से कहा, सर और मैडम के लिए तो ये खुशी की बात है। फिर ऐसा क्या हुआ यहाँ की दोनों की अनबन हो गई? इवांश भागकर रिजवान के पास पहुंचा। सब कुछ रेडी है, मैंने रूम भी बुक कर दिया है। चीफ को रूम तक ले जाने में मेरी हेल्प करो। रिजवान ने इवांश की मदद की। वो दोनों शिव को होटल रूम में ले गए। सुबह का वक्त। नैनीताल, माहिरा और आनंद को आज दिल्ली जाना था। सुबह की फ्लाइट थी, इसलिए वो लोग अपनी पैकिंग कर रहे थे। आनंद ने पूछा, तुम आज बहुत ज्यादा नर्वस लग रही हो, बात क्या है? नहीं तो मैं नर्वस कहाँ हूँ, माहिरा ने पैकिंग करते हुए कहा। आनंद उठकर उसके पास चला आया। उसने माहिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर घुमाया। उसे कंधे से पकड़कर वही बेड पर बिठाते हुए कहा, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सब दिखाई देता है। तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो, देखो मुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रही। माहिरा थोड़ा रुककर बोली, वो बात ये है कि कंपटीशन को लेकर थोड़ी नर्वस हूँ। मैंने इस पर बहुत मेहनत की है। टीचर्स को भी मुझसे काफी उम्मीदें हैं, सबको तुमसे उम्मीदें हैं क्योंकि तुम उसके लायक हो। देखो माहिरा, कौन क्या सोचता है इसे भूल जाओ। आगे क्या होगा इस पर भी ध्यान मत दो। तुम बस अपना बेस्ट दो, खुद पर बिलीव करना सीखो, चेहरे पर स्माइल रखो, सब अच्छा होगा। आनंद की बातें सुनकर माहिरा मुस्कुरा दी। उसने अपने दोनों हाथों से आनंद का चेहरा थाम लिया। सच कहो तो आपके सामने होने पर किसी चीज का डर। आप मेरी हिम्मत हैं, मेरी ताकत हैं।
आनंद ने उसकी हथेली अपने आगे की और उसे होठों से छू लिया। मुझे खुशी से कि मैं तुम्हारी हिम्मत हूँ। कंपटीशन के बाद मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। तुम्हें जहाँ भी जाना हो मैं ले जाऊंगा। माहिया ने अपनी भौहें उचकाई। आप मुझे इनडायरेक्टली हनीमून के लिए पूछ रहे हैं? आनंद उसकी बात सुन हंस पड़ा। तुम्हारी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रोंग है। फिलहाल तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। मुझे बस तुम्हें खुश देखना है, इसलिए तुम जहाँ कहोगी वहाँ ले जाऊंगा। फिर तो मुझे स्पेन जाना है, सुना है बहुत खूबसूरत है। मैरिड शहर घूमना है, कई सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं वहाँ। माहिरा ये सब बताते हुए बहुत खुश लग रही थी। शिव उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया। ठीक है, कंपटीशन खत्म होने के बाद हम वही प्लान बनाएंगे। चलो पैकिंग खत्म करो, आधे घंटे में हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। माहिरा ने उसकी बातों पर हाँ में सिर हिला दिया। सुबह का वक्त मल्होत्रा विला। मंदाकिनी जी ने आज सुबह की पूजा अकेले की। न तो दोनों बहुएं थी वहां और न हो सिद्धि। कोई हो न हो, सिद्धि हमेशा वहां होती। मंदाकिनी जी को लगा शायद वो अभी तक उठी नहीं, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। गीता सबको उनके कमरे में चाय दे आई। शिव के रूम का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन दोनों में से कोई अंदर नहीं था। गीता ने मंदाकिनी जी की चाय उनके आगे रखी तो मंदाकिनी जी ने पूछा, सिद्धि कहाँ है? किचन में है क्या? नहीं भाभी को तो मैंने सुबह से नहीं देखा। उनके कमरे में चाय देने गई तब भी वो वहां नहीं थी। और शिव? मंदाकिनी जी ने शिव का नाम लिया तो गीता ने नमे गर्दन हिला दी। उन्हें भी मैंने सुबह से नहीं देखा। न तो वो जिम में है और न ही बाहर उनकी गाड़ी खड़ी है। अपनी बात पूरी कर गीता वहां से चली गई। मंदाकिनी जी मन ही मन खुद से बोली, कल रात भी डिनर के वक्त दोनों नहीं थे, आज सुबह भी नहीं है, कहीं दोनों बाहर तो नहीं। मंदाकिनी जी ये सब सोच ही रही थी, तभी उन्होंने सामने से नंदिता को गुजरते देखा। उन्होंने नंदिता को आवाज देकर अपने पास बुला लिया। गुड मॉर्निंग माँ। समझ नहीं आता मेरी बहुओं की गुड मॉर्निंग इतनी देर से क्यों होती हैं? अच्छा ये बताओगी शिव और सिद्धि कहाँ हैं? कहाँ हैं? ये कैसा सवाल हुआ? घर में होंगे माँ, अपने कमरे में। वैसे भी मैं तो अभी अभी नीचे आई हूँ, मैंने देखा नहीं उन्हें। नंदिता ने कहा, वो दोनों कमरे में होते या घर में दिखाई देते तो मैं तुमसे सवाल पूछती। मुझे लगता है दोनों रात से घर नहीं आए। कम से कम तुम्हें तो शिव ने बताया होगा, और नहीं बताया तो फोन करो उन्हें, पूछो दोनों कहाँ हैं। मंदाकिनी जी ने आदेशात्मक लहजे में कहा। नंदिता ने उनकी बात मानते हुए उनमें कॉल लगाया। सिद्धि का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वहीं शिव के फोन की बेल जा रही थी, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहा था। नंदिता ने फोन नीचे करते हुए कहा, माँ दोनों ही फोन नहीं उठा रहे। मंदाकिनी जी एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, मैं किसे क्या कहूँ, मेरी कहा कोई सुनता है? घर से बिना बताए जाना ये कोई सही बात है? आने दो, दोनों की खबर लूंगी मैं। नंदिता का चेहरा उदास हो गया। सुबह सुबह सासू माँ से बातें सुनने को जो मिल गई थी। ज्योति नंदिता के पास आकर बोली, नाश्ता तैयार है भाभी, भैया का नाश्ता कमरे में भिजवा दूँ? फिर वो नीचे आएंगे, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। ये कहते भी नंदिता आगे बढ़ गई। ज्योति मंदाकिनी जी के पास चली आई। माँ चलकर आप भी नाश्ता कर लीजिए, मुझे भूख नहीं है, मंदाकिनी जी ने रूठे हुए अंदाज में कहा। ज्योति उनके पास आकर बैठ गई। आज सुबह सुबह आपका मूड क्यों खराब है? कोई बात हुई है क्या, या फिर दीदी ने कुछ कहा? ज्योति तुम और नंदिता को तो आदत हो चुकी है मेरी बातें सुनने की। कभी कभी मेरी बातें बुरी भी लगती होगी। अब तुम दोनों सास बनी हैं तो तुम्हें भी एहसास होगा, हम बेवजह कुछ नहीं कहते। तुम सबकी फिक्र रहती हैं इसलिए कहते हैं। शिव और सिद्धि कल रात से घर नहीं लौटे। इस लापरवाही के लिए क्या मैं गुस्सा न करूं? नंदिता को भी इस बात की खबर नहीं। बच्चे लापरवाही करे और बड़े खबर न रखे तो वो भी लापरवाही कहलाती हैं। हाँ मुझे इस बारे में पता नहीं था, मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। ज्योति के ये कहने पर मंदाकिनी जी बोली, नंदिता ने कॉल किया था, दोनों ने फोन नहीं उठाया। आने दो उन्हें, मैं खबर लूंगी। अभी मुझे भूख नहीं है, जब लगेगी तो बता दूंगी। जाकर तुम सब नाश्ता करो। ज्योति उठकर वहां से चली गई। नंदिता अपने कमरे में चली आई। अमर जी किसी से फोन पर बात कर रहे थे।
नंदिता उनके सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे आपसे बात करनी है। अमर जी ने फोन कान से हटाते हुए कहा, देख नहीं रही कॉल कर रहा हूँ, कुछ देर रुक जाओ, मुझे जरूरी बात करनी है, फोन बंद कीजिए, नंदिता ने सख्ती से कहा। अमर जी को कॉल कट करना पड़ा। तुम्हें सुबह सुबह हो क्या गया है? मुझे क्यों कुछ होगा? अभी अभी माँ से बातें सुनकर आ रही हूँ। सिद्धि और शिव कल रात से घर नहीं आए, ऊपर से वो दोनों फोन नहीं उठा रहे। माँ इस वजह से नाराज हैं। कह रही थी मैं बच्चों की खबर नहीं रखती। नंदिता ये बताते हुए काफी उदास लग रही थी। अमर जी एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोले, ठीक है, मैं उसके सेक्रेटरी से बात करता हूँ। अमर जी ने इवांश को कॉल लगाया। 2 से 3 रिंग के बाद इवांश ने कॉल रिसीव कर लिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे सर का कोई खबर नहीं है, कहाँ है वो? अमर जी के पूछने पर इवांश चुप हो गया। उनसे वो क्या कहता? चीफ नशे की हालत में होटल में रुके थे। इवांश ने थोड़ा रुककर कहा, चीफ इस वक्त होटल में हैं। होटल में? लेकिन किस लिए? और हमारी बहू कहाँ है? वो उसी के साथ है ना? इवांश उठकर बैठ गया। नहीं तो मैडम तो कल रात घर चली गई थी। चीफ यहाँ अकेले रुके हैं। क्या मतलब? सिद्धि शिव के साथ नहीं है तो फिर कहाँ है वो? शिव मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? मेरी बात करवाओ उससे। जी मैं अभी आपको कॉल बैक करता हूँ। ये बोलकर इवांश ने कॉल कट कर दिया। इवांश को हैरानी हुई। कल रात ही तो रिजवान सिद्धि को घर छोड़कर आया था, फिर वो घर पर क्यों नहीं है? इवांश फौरन शिव के रूम में पहुंचा। वो अभी भी सो रहा था। इवांश ने उसे जगाने की कोशिश की। चीफ उठिए। अरे अब उठ भी जाइए चीफ। इवांश के जगाने पर शिव की नींद टूट गई। आंखें खुलते ही उसने इवांश का चेहरा देखा। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? चीफ ध्यान से देखिए, ये आपका कमरा नहीं है। अब कहीं जाकर शिव ने कमरे को ध्यान से देखा। इवांश आगे बोला, आपको घर वालों ने कितना कॉल किया और आपने एक बार भी फोन नहीं उठाया। अभी अभी आपके डैड का कॉल आया था, आपके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। वो ये क्यों कह रहे थे कि मैडम आपके साथ हैं या नहीं? शिव ने अपनी गर्दन पर हाथ रखकर कहा, मतलब क्या है? रिजवान से कहा था मैंने कल उसे घर छोड़ आए। उसने तो कर तक छोड़ा था, लेकिन मैडम घर पर नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा चीफ, कल रात आप कितने खुश थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों? शिव और इवांश दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। मुझे अभी घर के लिए निकलना है। शिव ने उठते हुए अपना कोट ढूंढा और वहां ही निकल गया। इवांश भी उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गया। रिजवान गाड़ी के पास ही खड़ा था। शिव के आते ही वो सीधे खड़े हो गए। शिव ने सीधा आकर उससे सवाल किया, सिद्धि कहाँ है? उन्हें तो कल रात ही ने विला छोड़ दिया था। मेरे सामने ही वो घर के अंदर गई थी, रिजवान ने जवाब दिया। शिव गाड़ी के अंदर बैठते हुए बोला, घर चलना है अभी के अभी। इवांश भी फौरन रिजवान के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। शिव के सिर में दर्द था, लेकिन रात की बातें उसे अच्छे से याद थी। अपनी और सिद्धि की लड़ाई भी उसे याद थी। शिव बार बार सिद्धि को कॉल लगा रहा था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसे अब डर सा लगने लगा था। जैसे ही गाड़ी विला के आगे रुकी, शिव फौरन अंदर भागा। हॉल में मंदाकिनी जी के साथ ज्योति बैठी हुई थी। उन दोनों ने शिव को अंदर आते देखा। वो बिना किसी पर ध्यान दिए भागता हुआ ऊपर गया। ज्योति बोली, शिव को क्या हुआ? इतनी जल्दबाजी में क्यों था? वो अकेला ही आया है, लेकिन सिद्धि कहाँ है? मंदाकिनी जी ने कहा। शिव जब कमरे में पहुंचा तो उसे सिद्धि कहीं नजर नहीं आई। उसने पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन वो कमरे में कहीं नहीं थी। शिव ने सोफे से कुशन उठाकर जमीन पर फेंक दिया। शिव कमरे से बाहर निकला। मॉम, डैड, मॉम। शिव ने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। नंदिता और अमर जी फौरन कमरे से बाहर निकले। शिव तुम कब आए बेटा? नंदिता उसकी ओर बढ़ते बोली। शिव ने पूछा, मॉम सिद्धि कहाँ है? ये सवाल तो हमें तुमसे करना चाहिए। कल रात वो तुम्हारे साथ ही थी ना? अमर जी ने कहा तो शिव तेज आवाज में बोला, नहीं, वो नहीं थी कल मेरे साथ। वो यहाँ घर पर थी। दानिश, पूरे घर में तलाशो। सिद्धि जहाँ कहीं भी हो उसे लेकर आओ। शिव घर के सही नौकरों को इस काम पर लगा दिया था।
मंदाकिनी जी और ज्योति भी ये सब देखकर हैरान थी। शिव इस वक्त बेहद गुस्से में था। नंदिता उसके पास चली आई। शिव, शांत हो जाओ। आखिर ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मॉम, मैं सच कह रहा हूँ। अब किसी ने भी मुझे चीट किया न, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। सिद्धि अगर मुझे छोड़कर गई तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। कौन सा नया तमाशा कर रहे हो अब? तुम्हारा मतलब क्या है? सिद्धि क्यों तुम्हें छोड़कर जाएगी? अमर जी कह ही रहे थे, तभी घर के सर्वेंट्स ने एक एक करके खबर थी। सिद्धि उन्हें कहीं नहीं मिली। दानिश ने कहा, सर मैडम विला में कहीं नहीं है। शिव ने नीचे की तरफ झांककर कहा, वो घर में नहीं है और किसी को नहीं मालूम वो कहाँ है। तुम सबको काम करना नहीं आता, क्यों निकल जाओ सबके सब, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। वॉश, पूरे विला की सीसीटीवी फुटेज निकालो। रिजवान भागता हुआ विला के अंदर आया। उसने नीचे खड़े होकर कहा, सर मैडम कल रात विला आई थी, लेकिन मेरी गाड़ी के निकलने के कुछ देर बाद ही वो पीछे वाले मेन गेट से बाहर निकली थी। वो काफी गुस्सा हुई थी गार्ड्स पर, इसलिए उन्होंने निकलने दिया। ये सब सुनकर शिव को बहुत गुस्सा आया। उन लोगों को अभी के अभी नौकरी से निकालो। मुझे वो लोग इस घर में दिखने नहीं चाहिए। मंदाकिनी जी बोली, कोई मुझे बताएगा इस घर में क्या हो रहा है? अमर जी ने शिव की बांह पकड़ उसे अपनी ओर घुमाया। सिद्धि घर छोड़कर कैसे जा सकती हैं? जरूर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है। वो एक समझदार लड़की हैं, इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे कोई छोटी वजह नहीं हो सकती। जरूर तुमने कुछ किया होगा। बोलो, क्या कहा तुमने उससे? डैड, ये पति पत्नी के बीच का मामला है। बेटर होगा आप इससे दूर रहिए। शिव का जवाब सुन अमर जी ने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर सभी को हैरानी हुई। नंदिता शिव के आगे आकर खड़ी हो गई। पागल हो गए हैं आप? कोई जवान बेटे पर हाँ उठाता है, इसकी ढाल बनने की कोशिश मत करो। नंदिनी, तुमने सुना न अभी इसने क्या कहा? कौन सा पति पत्नी की मामला? ऐसे मामले चारदीवारी के पीछे सुलझाए जाते हैं। तुमने पूरा घर सिर पर उठा रखा है। तुम्हारे इसी रवैये की वजह से सिद्धि तुम्हें छोड़कर चली गई। कमी तुम्हारे अंदर है। कभी शादी से दुल्हन भाग जाती हैं तो कभी कुछ। अमर जी चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शिव से भी ये बातें सुन पाना मुश्किल हो रहा था। नंदिता ने उन्हें रोकने की कोशिश की। आप शांत हो जाइए। ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? मुझे इस लड़के ने कहने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुमने हर बार अपनी मनमानी की है शिव। शुक्र मनाओ सिद्धि में इतनी सहन क्षमता थी कि वो इतने वक्त तुम्हारे साथ टिक गई, वरना तुम्हें बर्दाश्त करना सचमुच मुश्किल काम है। शिव का गुस्सा फूट पड़ा। वो लगभग चीखते हुए बोला, हाँ, सारी गलती मेरी है। मेरी जिंदगी का फैसला आप लोगों ने किया और कसूरवार मुझे ठहरा दिया। सिद्धि लाख कोशिश करे मैं उसे दूर नहीं जाने दूंगा। हाँ, मैं पागल हूँ और उसके लिए मेरा प्यार भी पागलपन है। मैं अब की बार नहीं हार सकता। ये बोलकर शिव वहाँ से चला गया। इस वक्त किसी की हिम्मत नहीं थी उसे रोक पाने की। मंदाकिनी जी बोली, सबको अपनी जिद की पड़ी है। सिद्धि घर छोड़कर चली गई। जिस बात का डर था वही हुआ। माँ, संभालिए खुद को। सिद्धि ऐसी नहीं है, देखिएगा हम सब उसे वापस ले आएंगे। ज्योति उन्हें दिलासा देते हुए बोली। दोपहर का वक्त राव विला। लावण्या आज काफी खुश लग रही थी, मानो चैन की सांस मिली हो। लावण्या हॉल में रखे सोफे पर आकर बैठ गई। शुक्र है आज घर घर की तरह तो लग रहा है। जब से वो मुसीबत घर आई मेरे अपने ही मेरे खिलाफ उठकर खड़े हो गए, जैसे मैं उनके लिए कुछ हूँ ही नहीं। इस लड़की ने मेरे सारे अधिकार छीन लिए। मेरा बेटा, मेरा पति, सब कुछ छीन लिया और खुद महारानी बनकर बैठ गई। ऐसा मैं आगे चलने नहीं दूंगी। जब तक वो लौटेगी कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी, ताकि वो हमारी जिंदगी से दूर चली जाए। सीता किचन के अंदर आते हुए बोली। माहिरा दीदी भी चली गई। उनके जाने के बाद तो घर सूना सा हो गया। कविता मुस्कुराते हुए बोली, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन तुमने उनकी सास का चेहरा नहीं देखा, वो कितनी खुश लग रही हैं, मानो कोई खजाना हाथ लगा हो। अरे अरे, धीरे कहो, तुम मतलब कुछ भी कहे जा रही हो। अगर उन्होंने सुन लिया न तो अभी तुम्हारी क्लास लगा देंगी। सीता के ये कहते ही कविता ने अपनी आवाज धीमी कर ली। अच्छा बाबा, धीरे से बोलूंगी।
लंच तैयार है, तुम जाकर पूछो उनसे। मुझे कोई शौक नहीं है डांट खाने का, तुम ही बोलकर आओ, सीता ने कहा तो कविता ने अजीब सा मुंह बना लिया। हर चीज में मुझे फंसाना जरूरी है क्या? ठीक है जाती हूँ। कविता बाहर चली आई। उसने लावण्या से आकर कहा, मालकिन आपके लिए खाना लगा दूँ? हाँ लगा दो, आज सचमुच बहुत भूख लगी है, लावण्या ने कहा। कविता मन ही मन खुद से बोली, हाँ क्यों नहीं, आपके चेहरे से ही पता चल रहा है जैसे बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। शिव ने सिद्धि को तलाशने के लिए अपने लोगों को लगा दिया था। वो कब घर से बाहर निकली वो लोग जान चुके थे, कहाँ जा सकती हैं किसी को मालूम नहीं था। ये बात जब दक्ष तक पहुंची तो वो फौरन शिव को ढूंढता हुआ उसके फार्म हाउस पहुंचा। शिव ने वहां खड़े गार्ड्स से पूछा, शिव कहाँ है? इस वक्त सर ऊपर वाले रूम में हैं। ये सुन दक्ष भागता हुआ ऊपर पहुंचा। वहां रिजवान के साथ और भी कई गार्ड्स मौजूद थे। दक्ष अंदर चला आया। शिव ने चेहरा घुमाकर दक्ष की ओर देखा। दक्ष उसके सामने चला आया। ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? कहाँ है सिद्धि? मुझे नहीं पता, पर जहाँ कहीं भी है मैं उसे ढूंढ लूंगा, शिव ने बिना किसी भाव के कहा। इवांश अंदर आते हुए बोला, चीफ मैडम नैनीताल में नहीं है। इसका साफ मतलब है कि वो वहां नहीं गई, वो कल रात से निकली हैं। इतने वक्त में शहर से निकलना कोई मुश्किल काम नहीं, रिजवान ने कहा। तो शिव बोला, पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो, हर एक रिश्तेदार से पूछो, उसके जानने वालों से तहकीकात करो, शिव मुझे क्लियर बताएंगे। तुम दोनों के बीच अचानक ऐसा क्या हुआ कि सिद्धि घर छोड़कर चली गई? कहीं तुमने तो उसे घर छोड़कर जाने को नहीं कहा? दक्ष के ये कहते ही शिव गुस्से से बोला, हाँ मैंने कहा, और अब पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा हूँ। नहीं रह सकता उसके बिना। मैं ये जानने के बाद मैं उसे अपनी जिंदगी से जाने को कहूँगा। दक्ष ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, रिलैक्स हो जा, इस तरह गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। दक्ष ने रिजवान से पूछा, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, यहाँ पर तलाशी ली। घर से निकलने के बाद उसने जिस भी रास्ते को पकड़ा हो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज से कुछ जानकारी मिल सकती है। आपने ठीक कहा, हमारी टीम उसी को रिकवर करने में लगी है, रिजवान ने जवाब दिया। शिव ने आनंद का नंबर डायल किया। वहीं दूसरी तरफ आनंद इस वक्त ऑडिटोरियम में भीड़ के बीच बैठा था। माहिरा का कंपटीशन चल रहा था। शिव का नंबर देख आनंद को थोड़ी हैरानी हुई। वो उठकर बाहर चला आया। उसने फोन कान से लगा लिया। तुम मुझे कभी कॉल करोगे इसकी उम्मीद नहीं थी। बताओ फोन क्यों किया? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें कॉल करने का। क्या सिद्धि तुम्हारे साथ है? आनंद को शिव का ये सवाल बड़ा ही अटपटा लगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हर जगह कहते फिरते हो सिद्धि मेरी बीवी है, और अब तुम्हें ही उसकी कोई खबर नहीं। तुमसे जितना पूछा है सिर्फ उतना जवाब दो। वो तुम्हारे साथ हैं या नहीं? शिव ने फिर अपना सवाल दोहराया। आनंद ने चिढ़े हुए स्वर में जवाब दिया, वो मेरे साथ क्यों होगी, और तुम रे सवाल क्यों पूछ रहे हो? मुझसे क्या किया है तुमने सिद्धि के साथ? शिव ने बिना कोई जवाब दिए ही फोन काट दिया। आनंद समझ नहीं पा रहा था आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। इसने बिना मेरे सवाल की जवाब दिए फोन काट दिया। आनंद ने वापस से उसे कॉल लगाया, लेकिन शिव ने उसका फोन नहीं उठाया। आनंद को अब सिद्धि की फिक्र होने लगी थी। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सिद्धि का फोन भी नहीं लग रहा। शिव क्यों मुझसे उसके बारे में पूछ रहा था? सिद्धि कहाँ है? इस वक्त आनंद की समझ से बाहर था। उसने किसी को कॉल लगाया। जैसे ही सामने वाले शख्स ने फोन उठाया, आनंद बोला, मुझे मल्होत्रा विला की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आखिर वहां हो क्या रहा है, वो भी जल्द से जल्द। अपनी बात पूरी कर आनंद ने फोन काट दिया। घर पर हर कोई सिद्धि को लेकर काफी परेशान था। मंदाकिनी जीटीवी के सामने खामोश सी बैठी हुई थी। ज्योति उनके पास चली आई। माँ, सिर में अभी भी दर्द है आपके? आप कहे तो चाय ले आओ आपके लिए। नहीं ज्योति, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है। ये कहते हुए मंदाकिनी जी चैनल चेंज कर रही थी। न्यूज पर चल रही खबर को देखकर उन्होंने चैनल नहीं बदला। ब्रेकिंग न्यूज, अहमदाबाद जंक्शन से होकर दिल्ली जा रही ट्रेन की बोगी में लगी आग। इस कोच में मौजूद लोग बुरी तरह घायल हैं। इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है।
ज्यादातर लोगों के चेहरे और शरीर बुरी तरह आग में झुलस गए हैं। आखिर इस घटना के पीछे क्या कारण है? हमारे सहयोगियों से पता चल रहा है कि देशविरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ये आतंकवादियों द्वारा लगाई गई आग है। मरने वालों की संख्या 40 से ऊपर बताई जा रही है। इनमें से कुछ के नाम हम आपको बता रहे हैं। ये सब देखकर ज्योति ने कहा, आए दिन कहीं न कहीं हादसे होते रहते हैं। आप ये सब देखकर अपनी तबीयत खराब न कीजिए। ये कहते हुए ज्योति ने टीवी बंद कर दिया। मंदाकिनी जी बोली, घर में खुशियां हो, बच्चे सही सलामत हो, और क्या चाहिए? किसी एक को भी तकलीफ होती है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। अमर जी कमिश्नर साहब से बात कर रहे थे। नंदिता भी उनके साथ कमरे में ही मौजूद थी। वो भी इस वक्त काफी परेशान थी। अमर जी ने फोन रखा तो नंदिता ने पूछा, क्या कहा? कमिश्नर साहब ने घंटे भर पहले ही ट्रेन वाला हादसा हुआ है। पुलिस फोर्स वहां तैनात है। कमिश्नर साहब ने कहा है वो अपनी जांच टीम की मदद से सिद्धि को जरूर ढूंढ निकालेंगे। मैंने उन्हें सिद्धि की तस्वीर और डिटेल्स भेज दी हैं। सच कहूँ तो आज अफसोस हो रहा है अपने किए गए फैसले का। उस बच्ची को मजबूर कर काश हमने मंडप पर न बिठाया होगा। बहुत सह लिया उसने। सिद्धि जैसे ही मिलेंगी मैं शिव से उसकी डिवोर्स करवा दूंगा। मैं और जुल्म होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं समझ सकती हूँ आप दुखी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उल्टी सीधी बातें करेंगे। अपने बच्चे का घर क्यों तोड़ना चाहते हैं आप? इस नाजुक से वक्त में सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। ऐसे आपा मंत्री खोइए अपना। नंदिता, मुझे समझाने से बेहतर है अपने बेटे को समझाओ। पूछो उससे क्या गलती की है उसने। सिद्धि घर छोड़कर गई है, इसके पीछे कोई न कोई बड़ी बात जरूर होगी। अपनी बात पूरी कर अमर जी वहां से चले गए। नंदिनी परेशान सी वही बिस्तर के किनारे बैठ गई। ये बात सच था, वो शिव की जिंदगी की हर एक राज जानती थी। एक वही थी जिससे शिव अपनी दिल की हर एक बात शेयर करता था, फिर चाहे वो अच्छी बातें हो या बुरी बातें।